नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल तिवारी हूँ। हिंदी प्रकोष्ठ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय का नोडल ऑफिसर हूँ। आज का कार्यक्रम जो हमारी प्रकृति, पर्यावरण और स्वास्थ्य से संबंधित है, इस कार्यक्रम में हमारे विशेष वक्ता डॉक्टर रविंद्र खैवाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। श्री खैवाल जी एडिशनल प्रोफेसर हैं पर्यावरण स्वास्थ्य के, जो जन स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं। ये जन स्वास्थ्य विभाग स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ का विभाग है और आप वहाँ पर एडिशनल प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। मैं स्वागत करता हूँ अपने फैकल्टी कलीग और हेड स्कूल ऑफ फिलॉसफी एंड कल्चर श्री सुमन सारथी शर्मा जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में और भी हमारे फैकल्टी कलीग्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं। हमारे विद्यार्थी हैं और ख़ास तौर पे वो विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी के साथ प्लानिंग किए और उस कार्यक्रम में सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, प्रतिभागियों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और हमारी स्टूडेंट खुशी महाजन है, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को संचालित करे। खुशी महाजन। सभी को हमारा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं चंद पंक्तियों के द्वारा शुरू करना चाहूंगी। सुंदर रूप इस धरा का, आंचल जिसका नीला आकाश, पर्वत जिसका ऊंचा मस्तक, उस पर चांद सूरज की बिंदियों का ताज, नदियों झरनों से छलकता यौवन, सतरंगी पुष्प लताओं ने किया श्रृंगार, खेत खलियानों में लहलहाती फसलें, बिखारती मंद मंद मुस्कान। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं रितंभरा और मैं खुशी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में आए हुए विशिष्ट अतिथि का, डॉक्टर रविंद्र खैवाल जी का और सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का और आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आज के इस कार्यक्रम में अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। प्रकृति देती है जीवन दान, आओ हम भी इसका करें सम्मान। यह पंक्ति का अर्थ बहुत ही गहरा है। प्रकृति का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। प्रकृति का हमारे परेशानी बढ़ाने या कम करने में बहुत बड़ा हाथ है, जो कि बदले में हमारे शरीर को प्रभावित करता है। प्रकृति और पर्यावरण के साथ मानव ने इतनी छेड़छाड़ की है कि वह बदला लेने पर उतर आई है। प्रकृति बार बार अपना रौद्र रूप दिखाकर धरती पर विनाश उपस्थित करती है। हमने पृथ्वी, जल, वायु, आकाश सबको प्रदूषित कर डाला। प्रदूषण से मुक्ति दिलाने वाले वृक्षों को काट डाला। भूगर्भ के जल का असीमित उपयोग किया। एक अप्रिय वातावरण का तनाव हमें चिंतित, उदास या असहाय महसूस करवा सकता है, जिससे हमारे संतुलित विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यह बदले में हमारे रक्तचाप, हृदय गति जैसे अन्य बीमारियों को बढ़ावा देता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देता है। उसी ओर मनभावन या आकर्षक वातावरण उसे उलट देता है। अस्पतालों, कार्यालयों और स्कूलों में किए गए शोध में पाया गया है कि एक कमरे में एक साधारण पौधा भी तनाव और चिंता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि 95% लोगों का जीवन एवं दिमाग शुद्ध पर्यावरण में रहने के कारण उदासी, तनाव, चिंता आदि से शांत एवं संतुलित में परिवर्तित हुआ है। प्रकृति या प्रकृति के दृश्यों में समय बिताना एक सकारात्मक मनोदशा और मनोवैज्ञानिक कल्याण की सार्थकता और जीवन शक्ति से जुड़ा है। जो देश आज विकास की होड़ में प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, उन्हें ये बात भली भांति स्मरण रखनी चाहिए कि प्रकृति का अनियंत्रित शोषण स्वयं के विनाश का कारण बनता है। भारतीय ऋषियों के अनुसार पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि तत्व से इस सृष्टि की रचना हुई है। मानव भी इस सृष्टि का अंग है। हमारे ऋषियों ने पर्यावरण के प्रत्येक तत्व को आध्यात्मिकता से जोड़कर जन जन के मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव निर्माण किया था।
प्रकृति ही माता है, इसलिए प्रत्येक तत्व की पूजा करना उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम बना। किसी भी देश की वास्तविक समृद्धि एवं मानव के संतुलित विकास का आधार वहाँ के संतुलित पर्यावरण ही होता है। मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच समन्वय होना चाहिए। यही कारण है कि वेदों में प्रकृति के प्रत्येक तत्व प्रति पूज्य भाव रखने की कामना की गई है। यजुर्वेद में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जल को दूषित ना करें, वृक्ष वनस्पतियों को ना काटें, जल को शुद्ध रखें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं आदि। कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। इसी प्रकार से प्रकृति रक्षति रक्षितः, अर्थात प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र खाईवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, थैंक यू। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज का, जिन्होंने मुझे बुलाया और इस सम्मान के लायक समझा। उसके अलावा मैं श्री अनिल तिवारी जी, श्री शर्मा जी जो यहाँ पर प्रस्तुत हैं अभी, और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जो बैकबोन है इस इवेंट के, हमारे स्टूडेंट, उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज पर चर्चा शुरू करते हैं। आपको विदित है कि आज का दिन जो है वो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी कि हमें प्रकृति की रक्षा क्यों करनी है उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि आज के दिन की थीम क्या है, तो वो थीम आपको शायद पता होगा कि परजर्वेंस टू प्रिजर्वेशन मीन्स देयर इज नो प्लान बी, मीन्स वी नीड टू एक्ट नाउ। अगर हम बात करें कि अब ऐसी क्या आवश्यकता आ गई है कि हमें आज ही एक्ट करना है या इतना लेट क्यों हो चुका है, तो इसके लिए मैं कुछ प्रेजेंटेशन तो थोड़ी देर में चालू करूंगा ही, लेकिन आपको समझना होगा कि आज जब विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है तो इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता क्यों है। आपने जब कोविड महामारी का स्वरूप देखा होगा और हमें एक वायरस जिसका टोटल वेट अगर हम या वजन की बात करें, जिसने पूरी प्रकृति पर हाहाकार मचाया हुआ है, 1 ग्राम भी नहीं है, उसने हमें हमारे घरों में बंद कर दिया और उसने आजाद किया प्रकृति को। वो क्षण थे जब हम सहारनपुर से हमारी दूर की पहाड़ियां देख पा रहे थे, या हम कह सकते हैं कि हम पंजाब के कुछ शहरों से जो बंदरपूंछ या अदर जो पहाड़ियां हैं उनको देख पा रहे थे। तो ये दिखाता है कि किस तरह से अगर हम प्रकृति के साथ समझ बनाकर रखेंगे तो हमारा जो प्रदूषण है ना वो केवल कम होगा बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका जो है पॉजिटिव जो है प्रभाव पड़ेगा। बात आती है कि ये कोविड-19, ये जो एक बीमारी जिसके कारण हम लोग आज अभी तक एक कह सकते हैं कि एक नियमित जो दिनचर्या है उसको ना निभाकर आज ऑनलाइन मोड में हम आ रहे हैं, या जो बहुत सारे चेंज हमारे अंदर लेकर आई है, उसका कारण कैसे बना। देखिए, जो प्रकृति है वो एक नैसर्गिक सिद्धांत के साथ चलती है, यानी कि अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका जो ना तो बाहर से कुछ आता है ना बाहर कुछ जाता है। इसी तरह से जो सिस्टम है वो एक क्लोज सिस्टम है और हमारा सिस्टम अपने अंदर ही, चाहे वो जल का एक चक्र हो या कार्बन डाइऑक्साइड का एक चक्र हो या विभिन्न जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल है, उनका एक चक्र बनाकर चलता है। लेकिन हमने धीरे धीरे प्रकृति का दोहन शुरू किया और इस दोहन में जो ये वायरस या हम कह सकते हैं बैक्टीरिया, जिनका एक नेचुरल हैबिटेट होता था जहां पर वो अपना रहते थे और बीमारी करते थे, या उनका मानव के साथ उतना संपर्क नहीं हो पाता था, लेकिन प्रकृति दोहन में हमने एक मिसाइल काम की। और वो दोहन मुझे याद दिलाता है, अगर हम देखें किसी तरह से, तो एक हिंदी के श्रेष्ठ महाकवि हुए, उनको जब लोग ढूंढने गए तो वो जिस डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। उनके अंदर
जब उनको ज्ञान हुआ तो वो शायद आज उनसे श्रेष्ठ कोई कवि नहीं है, और आप शायद उनका नाम भी बताना चाहेंगे, तो कौन बताना चाहेगा? जी बिल्कुल सही, आप में से कुछ लोगों ने लिखा है महाकवि कालिदास। तो जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने बहुत सारे महाकाव्य की रचना की। तो अगर हम देखें, शायद उन्होंने वो काव्य रचना जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में की, क्योंकि उसमें विविध जो हमारे कह सकते हैं साहित्यकार हैं वो करते हैं। तो ये दिखाता है कि हमें समझना होगा कि हमें प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बना के रखना होगा, और इसके लिए हमारी संस्कृति और हमारे जो आदर्श हैं उनमें शुरू से ही ये भावना भरी गई थी। अगर हम बात करें, आज हम एक शब्द है जिसे हम कहते हैं वन हेल्थ, बट हम तो इसको बहुत पहले से कहते आए हैं वासुदेव कुटुंबकम के रूप में। और सभी जो प्राणी हैं उनके अंदर शांति हो, उसके लिए अगर हम देखें तो हमारी जो संस्कृति है उसमें सभी के लिए शांति की प्रार्थना की गई शांति मंत्र के द्वारा, चाहे वो रोजदेय हो, वनस्पति हो। तो इस तरह से हम एक सामंजस्य बनाकर चल रहे थे। अगर हम इससे भी आगे चलकर देखें तो हमारी जो जन कल्याण की भावना थी वो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बड़े अच्छे से लिखी गई कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भाग् भवेत्। मतलब सभी प्राणी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो। ये भावना जो हम लेकर चलते थे, आज जब हम विकास की दौड़ में आगे बढ़े तो कहीं रह गए। बात करें प्रकृति रक्षण की तो 1730 में खेजरारी एक विलेज है हमारे राजस्थान में, वहां पर आप देखेंगे कि 363 बिश्नोई जो हैं लोगों ने अपनी जान देकर एक वृक्ष की रक्षा की थी। उसकी पूरी कहानी शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, और माता बिश्नोई देवी जो हैं उनका काफी इस मामले में नाम भी है, और इसके ऊपर एक पर्यावरण अवार्ड भी जो है दिया गया है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, हमने इसी साल हमारे एक प्रणेता थे श्री सुरेंद्रलाल बहुगुणा जी, उनको भी हमने खोया है। तो उनकी भी जो है काफी बड़ा रोल रहा था उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो आइए अब थोड़ी सी बातें हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो परिवर्तन हो रहे हैं और ये हमें किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्रेजेंटेशन देख पा रहे होंगे। जी दिख रहा है सर। धन्यवाद। तो आज प्रकृति रक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम WHO की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 आखिरी बीमारी नहीं है। जो अन्य जिसको हम कहते हैं कि जानवरों से हमारे में आ रही है, यानी कि जूनोटिक डिजीज है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आएंगी। और इसका एक मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के लिए जो हम बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको भी बताया था कि अर्थ जो है उसमें 100 यूनिट अगर एनर्जी के भी आ रहे हैं तो 100 बाहर चले जाते हैं, और हम एक अपना सामान्य तापमान बनाकर रखते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि विश्व के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बार बार वार्न किया कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक रियलिटी है और ये हो रहा है। इसका जो मुख्य कारण है वो बहुत सारे प्रदूषक तत्व हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एयर पार्टिकल्स एंड मैनी अदर्स। सो ये सारे एविडेंस हमारे सामने आने के बावजूद हम जो हैं कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट भी कहते हैं, कि धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ना बढ़े। अभी आप अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ना केवल हिंदुस्तान, यूरोप, चाइना, अमेरिका, सभी जगह भीषण जो है बाढ़ की जो है स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर फॉरेस्ट फायर, जहां नॉर्मली इस सीजन में नहीं लगती थी, वो आग जंगलों में लगी हुई है।
आपने शायद सुना होगा कि कनाडा और में काफी जो है फॉरेस्ट फायर थी और वहाँ टेम्परेचर 46 डिग्री पहुंचा, और इसी तरह अमेरिका के कुछ इलाकों में जो तापमान है वो 56 डिग्री तक पहुंचा, यानी कि उसने अपना एक रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो जो बहुत सारे हमारे मॉडल होते हैं उसके द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो परिवर्तन होगा हमारे टेम्परेचर में, ये किस तरह के प्रभाव लेकर आएगा। तो आप देखेंगे कि जो बहुत सारे मॉडल हैं, चाहे वो RFC 1 है, RFC 2 है, तो दे ऑल आर सेइंग दैट कि इफ द टेम्परेचर इंक्रीज मोर देन 1.5 डिग्री, यानी कि आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख पाएंगे कि हम जिसको देख नहीं सकते, मध्यम होगा, बहुत होगा और बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये एक लेवल ऑफ एडिशनल इम्पैक्ट जो है रिस्क ड्यू टू क्लाइमेट चेंज दिखा रहा है। तो ये प्रकृति में जो भी चेंज आ रहे हैं, इसके लिए उत्तरदायी अगर कोई है तो वो हम लोग हैं, और उसका जो प्रभाव होगा वो प्रभाव बहुत ही ज्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमने देखा कि पहली बार इसने जो है 400 जो ppm है इन द एम्बिएंट एयर, उसको पार किया। हमारा तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक लगभग 1 डिग्री की वृद्धि हो चुकी है। जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, एक्सट्रीम वेदर वो हमारे सामने आ रहे हैं, और कुछ जो आप कह सकते हैं कि पारिस्थितिक इलाके हैं समुद्र के किनारे, उनके जो है डूब जाने का खतरा बना हुआ है। तो इस सब की वजह से क्या होगा, हमारा एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ेगा, तो अस्थमा और कार्डियोवैस्कुलर संबंधित बीमारियां बढ़ेंगी, हमारी वेक्टर जो हैं उनमें चेंजेस आएंगे या परिवर्तन आएंगे, और हमारी इकोलॉजी जो है वो प्रभावित होगी। तो हमने जो कोविड-19 जैसी बीमारियां देखी हैं, उस तरह की और बीमारियों की संभावना बढ़ती है। इसका निश्चित रूप से एक संबंध जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि प्रकृति का दोहन से भी संबंध है। इसके अलावा जो पोलिनेशन का पीरियड है वो कम या कहीं पे कुछ ज्यादा होगा, तो हमारी रेस्पिरेटरी एलर्जी या अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ने की संभावना रहेगी। जो वाटर क्वालिटी है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब बाढ़ की स्थिति आती है तो जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है हम उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली जो वाटर क्वालिटी एंड सेफ्टी रिलेटेड इश्यू हैं वो जो है समस्याएं हमारे सामने आएंगी। फिर जो वाटर एंड फूड सप्लाई सिस्टम है उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारी जो बच्चों की एक बहुत बड़ी आबादी ऑलरेडी मालनरिस्ट है, और जिसके लिए हमने एक मिड डे मील प्रोग्राम चलाया था, तो वो सब प्रभावित होंगे, और ये जो प्रभावित होंगे तो उससे उनकी बुद्धि की विकास की क्षमता, उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। और ये जो बाढ़ आना, इस तरह की विवेक स्थिति आ जाना, या आपने देखा होगा कि हमारे जो समुद्र से मिलते इलाके हैं जैसे उड़ीसा, या वहां पर अभी साइक्लोन आए थे, तो बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। और इस गर्मी के मौसम में हमने ये देखा कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा, तो उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और इलनेस, और विच कुड आल्सो लीड टू डेथ। तो ये इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। तो जब भी एक सीवियर वेदर की बात होती है तो वो इंजरीज, फेटलिटीज और मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट से लिंक्ड होता है। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर हम देखें तो हमारे व्हीकल्स, पावर प्लांट, हाउस होल्ड फ्यूल, फैक्ट्रीज, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, जो घरों से निकलने वाला कूड़ा है जिसका हम सेग्रीगेशन करके एक अच्छे तरह से निपटान कर सकते हैं, या हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, और ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं वेरियस एयर पोल्यूशन के लिए। और इन एयर पोल्यूशन में से जो आप देखेंगे बहुत सारे तत्व हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं या जिम्मेदार हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। तो अगर हम बात करें कि इन सब की वजह से कितना प्रभाव पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में लगभग हम कह सकते हैं कि 7 मिलियन जो डेथ हैं वो हम एयर पोल्यूशन को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा
2 मिलियन के आसपास लगभग वाटर पोल्यूशन से, 1 मिलियन के आसपास लगभग ऑक्यूपेशनल हेल्थ से, और जो 0.5 मिलियन डेथ्स हैं वो सोयल केमिकल एंड मेटल्स से रिलेटेड, प्रदूषण से रिलेटेड हो सकती है। तो रफली मोर देन वी कैन से 12 मिलियन डेथ कुड बी एट्रीब्यूटेड टू पोल्यूशन। और जो विश्व में बीमारियों से संबंधित एक चर्चा चलती रहती है और उनको कैसे, बिकॉज हमें पता रहना चाहिए कि कौन सी बीमारी अभी है, उसके कुछ रिस्क फैक्टर देखे जाते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन है, जो हम घरों में ये पाथी या क्रॉप रेजिड्यू या काउडंग केक ये सब जो यूज करते हैं उसकी वजह से, और जो एम्बिएंट एयर पोल्यूशन है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो शायद ये हमारे जो बाकी रिस्क फैक्टर है उनसे भी बड़ा रिस्क फैक्टर होगा और नंबर 1 कॉज ऑफ मोर्टेलिटी यानी कि मौतों और बीमारियों का सबसे मुख्य कारण बनता है। नॉर्मली जब हम इस तरह के प्रकृति के प्रभाव की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम एक बहुत ही अच्छी जगह पर बैठे हैं, चाहे वो जम्मू जैसी एक सुंदर जगह हो या चंडीगढ़ जैसी, लेकिन इन बीमारियों का बहुत ही व्यापक प्रभाव होता है। जैसे कि अगर आप रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो सिर्फ एयर पोल्यूशन से लिंक कर जाती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि स्ट्रोक, इस्केमिक हार्ट डिजीज और ट्रैकिया और ब्रोंकस और लंग कैंसर ये मुख्य कारण बन जाते हैं एयर पोल्यूशन के कारण। इसी तरह से हम इस पिक्चर में जो मेरे सीधे हाथ की तरफ है देख पा रहे हैं कि चाहे हमारा ग्रामीण इलाका हो या बड़े शहर हो, अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो इनका सभी पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हमें मिलकर कार्य करना होगा। तो चाहे वो सूखा हो, जो हमारी वेक्टर बोर्न डिजीज हो, जो हमारे खाद्यान्न हैं या पानी है, इन सभी पर इसका बहुत ही घातक प्रभाव पड़ेगा। तो जब ये सारी चीजें हम देखते हैं तो एक प्लान बनाने की भी बात आती है और इसी को लेकर भारत सरकार ने हेल्थ एडेप्टेशन प्लान बनाना शुरू किया है। और हम सौभाग्य है समझते हैं कि ये जो मौका है वो पीजीआई चंडीगढ़ को दिया गया था और शायद इस 30 जुलाई को वो लॉन्च होगा हमारे स्वास्थ्य जो है मंत्री के द्वारा। तो इसका उद्देश्य ये था कि हम कैसे जो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़ी बीमारियां हैं उनके प्रभाव को कम करें। तो इसके लिए जो एक प्रोएक्टिव यानी कि बहुत ही सजग अप्रोच जनाने की जरूरत होगी और हमें हर इलाके की वनरेबिलिटी असेसमेंट यानी कि वहां पर क्या मुख्य कारण हो सकते हैं और क्या प्रभाव हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी रीजन में बाढ़ आने की संभावना हो तो किसी में सूखा पड़ने की और कहीं पर प्रदूषण बढ़ने की संभावना हो। तो उनकी जो पारिस्थितिकी सामंजस्य है और जो खतरे हैं उनको समझने की जरूरत है और उनकी जो प्रायोरिटी है उसके अनुसार अपना हमें उसके निपटान के तरीके पर काम करना होगा। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारी वनरेबिलिटी मैपिंग है एयर पोल्यूशन के लिए और भारत सरकार ने इसके लिए 102 शहर शुरू में जो है आइडेंटिफाई किए थे और जो बढ़ाकर लगभग 130 हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें देखना होगा कि जैसे हमें पता है कि जिस बेल्ट में हम बैठे हुए हैं शायद वहां पर फ्लैश फ्लड की संभावना हो सकती है या वहां पर वेक्टर बोर्न डिजीज की संभावना हो सकती है। तो उस क्षेत्र की क्या समस्या हो सकती है उसको समझें। हमें ये भी समझना होगा कि अगर हम ये सोचते हैं कि अरे हम तो बहुत दूर बैठे हैं, वो बहुत ही एक अलग तरह की संभावना है। तो आप भाग सकते हैं लेकिन आप क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बच नहीं सकते, चाहे आप कहीं पर भी हो। तो इसलिए हमें सबको साथ मिलकर इस पर कार्य करना होगा। अब जब बात आती है कि आपको कार्य क्या करना है, तो सबसे पहला अगर हम लेवल की बात करें तो हम उसमें एलिमिनेशन कहते हैं कि जो हमें सामने दिखता है खतरे का कारण हम उसको एलिमिनेट करें।
जैसे कुछ डुएबल चीजें हो सकती हैं, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। अभी हम सीधा कारों में प्रदूषण जो होता है उसको जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 4 से सीधा 6 पर लेकर गए, यानी कि हमने काफी कम किया जो एग्जॉस्ट निकलने वाला है प्रदूषण है। उसी तरह से हम उचित और समुचित व्यवस्था कर सकते हैं जो हमारे अन्य प्रदूषण सोर्स हैं। हम किसी चीज को किसी कम प्रदूषण वाली चीज के साथ जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि चंडीगढ़ में बहुत ही जल्दी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें यूज होगा। क्लीन फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। हम जो ये इस तरह के रिस्क हैं उनको कम करने के लिए आइसोलेशन और उनको चेंज करने के मतलब चेंज इन वर्क मेथोडोलॉजी को भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हमें सोचना होगा कि जो पर्यावरण के लिए सही टेक्नोलॉजी है उसका कैसे इस्तेमाल करें। और अगर हम किसी रेड लाइट पर खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि वो 1 मिनट से ज़्यादा है, तो हमारे इंजन को स्टार्ट होने के लिए फ्यू सेकेंड्स चाहिए। तो हम लगभग अगर आप कहते हैं कि 1 मिनट की है तो 50 सेकेंड के लिए अपने इंजन को आइडल कर सकते हैं। हमने देखा कि हम इंजीनियरिंग कंट्रोल को भी कर सकते हैं। और आज की डेट में बहुत सी जगह हम देख रहे हैं कि एयर प्योरीफायर और ये सब जो चल रहे हैं ये बहुत ही लास्ट स्टेज पे आते हैं, क्योंकि उससे पहले हमें और सारी अप्रोच अपनाने की जरूरत है। और लास्ट में जैसे हम मास्क या ये जो टावर देख रहे हैं ये अपनाने की जरूरत है, जब हम बाकी सारे जो उपाय हैं उनको अपना चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम जल्दीबाजी में जो लास्ट है उसे प्राथमिकता दे देते हैं और जहां हमें प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास करने चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हम जो है क्लाइमेट, जलवायु और आप कह सकते हैं कि हवा का क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे पंजाब में एक प्रोग्राम चला कि मिशन तंदुरुस्त, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास था, बिकॉज उनका कोशिश है कि हम सस्टेनेबल जो ग्रोथ है और सस्टेनेबल पॉलिसीज के थ्रू अपनी ऐसे डेवलप करेंगे कि जो वहाँ का लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़े, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी बढ़े और उसका मिनिमम प्रभाव हो पर्यावरण पर। इसके अलावा अवेयरनेस जो है एक वो मुख्य आप कह सकते हैं कि जानकारी का अभाव जो है वो लोगों में कई बार उनको नहीं पता होता कि ये प्रदूषण किस तरह से हमारे लिए खतरनाक है। हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब जाते हैं तो औद्योगिक क्षेत्रों में तो देखते हैं कि वहाँ पर भी लोगों को नहीं पता है कि उनको क्या जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो अपनानी है। तो उनकी जब हम अवेयर करते हैं तो हम उनके खतरे को कम कर सकते हैं। जैसे ये दिल्ली में एक लंग्स दिखाए गए थे और ये दिखाया था कि विद इन फ्यू डेज जब इनसे हवा साफ की गई तो किस तरह से काला पड़ जाता है। तो हमारे जो लंग्स हैं वो हवा में मौजूद प्रदूषण को इसी तरह से साफ करते हैं, लेकिन बीमार होने के लिए हमें एक बैड डे चाहिए और वो हमारे लंग्स को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो दिखता है या नहीं दिखता है उसको दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है, या आप कह सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम एयर देख रहे हैं वो साफ है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से ये जो लंग्स हैं ये काले हो गए। तो जब ये विजिबल इम्पैक्ट लोगों को पड़ता है तो वो समझते हैं कि हाँ प्रदूषण की एक समस्या है। इसी को लेकर जैसे कि हेल्थ सेक्टर जो है वो हमारा काफ़ी एक रोल प्ले कर रहा है और हम उस रोल में जो है अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हम जो क्लीन फ्यूल है उसके प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। हम कम्युनिटीज के साथ मिलकर क्रॉप रेजिड्यू बनने को कैसे कम किया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं हम उनको भी आगे लेकर आ रहे हैं। आप कैसे काम इसमें कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर हम अपना गीला और सूखा कूड़ा अलग करें तो किसी भी शहर से जो प्रदूषण है उसका 20 से 30% हम कम कर सकते हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, बिकॉज जो वेस्ट है वो फिर लीचेट बनकर उसको भी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी प्रभावित करता है। उससे निकलने वाली गैसेस और जो बदबू है वो तो करती ही करती है। ये ना केवल हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाता
बट जो आजकल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी की कॉन्सेप्ट की है, उसमें हमारे शहर की रैंकिंग भी बढ़ा सकता है और प्रदूषण को हम कह सकते हैं कि एक स्रोत पे कम करने का काम करता है। दूसरा, हमें ये देखने की जरूरत है कि हम अपने तरफ से कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आने वाले समय में हम हाइब्रिड व्हीकल के बारे में सोच सकते हैं, हम कारपूलिंग के बारे में सोच सकते हैं। हमें पता है कि भारत सरकार ने एक समीर ऐप लॉन्च किया है जिसके द्वारा हम अपने शहर का प्रदूषण देख सकते हैं और उस दौरान हम कैसे उसमें कंट्रीब्यूट करें वो देख सकते हैं। एनर्जी जो है वो हर जगह बचाई जा सकती है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, जब आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं उसको पूरी तरह से स्विच ऑफ कर दें। आप अपने कमरे से अगर बाहर जा रहे हैं तो उनको बंद कर या इस तरह से अपनी डेली लाइफ में हम छोटे छोटे कदमों से जो है वो कम कर सकते हैं। और इसी को लेकर हमारे PGIMER में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में हमने केयर फॉर एयर एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है जिसका उद्देश्य बेसिकली लोगों पर पर्यावरण के आप कह सकते हैं कि जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनको कम करने का हमारा उद्देश्य है। और इसी में हमारे काफ़ी साथी, चाहे वो पल्मोनरी मेडिसिन से हों, वो पेडियाट्रिक्स से हो, कार्डियोलॉजी हो या डर्मेटोलॉजी हो, तो हम सब मिलकर इसमें काम कर रहे हैं ताकि जो एनवायरमेंटल बर्डन ऑफ डिजीज है उसको कम किया जा सके। और इसी में हमने काफ़ी कुछ मॉडल भी दिए, कुछ कार्रवाई भी की। तो अगर आप देखें तो आप सभी कहीं ना कहीं एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं और ये जो कदम होगा ये पर्यावरण की रक्षा के लिए होगा। जैसे आपको मैं ये एक चार्ट के द्वारा दिखाना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो आप वॉक कर सकते हैं, बाइक का यूज़ कर सकते हैं और कारपूल कर सकते हैं। वेस्ट के लिए अभी हमने बात की, लाइट के लिए हमने बात की, एयर कंडीशनिंग की हमने बात की, ऑफिस इक्विपमेंट की आपने बात की। तो वाटर हीटिंग बेसिकली अगर आप देखें तो आप उसको मतलब छोटी छोटी डेली लाइफ की प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें आप अपनाकर जो है अपने जो कार्बन फुटप्रिंट हैं या अपने जो एमिशंस आपके दैनिक दिनचर्या के द्वारा निकलते हैं उनको कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग काम कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएशन पर भी। तो आप देखेंगे कि हमारी ये जो किड्स वायु एंड कोरोना कॉमिक्स हैं, इसके अभी तक 6 भाग का जो विमोचन हो चुका है। ये अवेयर करता था कि हम कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ मिलकर पर्यावरण के ऊपर, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के साथ मिलकर जो मुख्य जजमेंट हुए उनके ऊपर, और बीच में आप देखेंगे कि जो हमारे चेयरमैन पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं वो कैसे जो हमारे मास्क हैं, ग्लोव्स हैं या टिश्यूज हैं उनका कैसे निपटान करें कोविड के दौरान, उसके ऊपर अवेयरनेस मटेरियल बनाया। और इस तरह के जो हमारे अवेयरनेस मटेरियल हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और आप ये सभी careforcleanair.com से ले सकते हैं। ये पर्सनल यूज़ के लिए फ्री हैं, लेकिन अगर आपका संस्थान इनको यूज़ करना चाहता है तो हमारे को एक अपने रिकॉर्ड के लिए वो ईमेल कर सकते हैं और उसके बाद वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये लगभग हम 25 जो हैं इस तरह के प्रकाशन कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों का साइंटिफिक इंटरेस्ट भी रहता है कि किस तरह से कोविड-19 के दौरान हमारी एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई, उसको हम भविष्य में कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में 2024 तक चाहती है कि 20 से 30% जो प्रदूषण है वो शहरों का कम हो। तो ये सब जो जानकारी है हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरी टीम है और जिनके साथ मिलकर हम ग्रामीण और शहरी इलाकों में काम करते हैं और आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से इस पर एक एक्टिव प्रयास करते रहते हैं। तो लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक हमारे राष्ट्र कवि हुए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी जो है पोएम लिखी थी, तो उसके ऊपर मैं कुछ लाइन आपको बोलना चाहूँगा।
एक दिन कहने लगा मुझसे गगन का चांदियों, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी खुद ही बनाकर रात को ना जागता न सोता है। तो ये जो आज हम एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं इनकी बात कर रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हम ही लोग मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। और एक मिलकर अगर हम प्रयास करेंगे तो शायद हम जो पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव हैं और पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें करते हैं, हम उनको कम कर पाएंगे। तो एक और हिंदी की छोटी सी मैं कविता कहना चाहूँगा जो मेरे के द्वारा ही रचित है, जिसमें भाव ये है, न वो गांव रहे न वो शहर रहे, किस दौड़ में हम हाँ दौड़ रहे, जंगल छीना, मिट्टी छीनी, पानी छीना, अब हवा की तैयारी है, ये कैसा विकास जिसमें बढ़ रही बीमारी है। तो हमें सोचना होगा कि हम किस तरह से अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स बढ़ाएं ताकि वो एक सामूहिक प्रयास बने और हम प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बनाकर रह सकें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपके जो भी प्रश्न हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हों या फिर कोविड-19 से संबंधित जो बीमारी है उसके प्रभाव से रिलेटेड उसको कैसे कम किया जा सकता है, मैं उस पर आपसे चर्चा करूंगा। तो पुनः धन्यवाद माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर से और हमारे साथियों का जो इस दौरान उपस्थित है। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं सभी छात्र व छात्राओं से अनुरोध करती हूँ कि अगर उनका कोई प्रश्न या कोई वे विचार रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप उसके द्वारा हमारे जो विभिन्न अवेयरनेस मटेरियल हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसा मैंने बताया व्यापक रूप से पर्सनल यूज़ के लिए उनको शेयर कर सकते हैं। इसी में हमने एक पुस्तक नो वैक्सीन फॉर क्लाइमेट चेंज भी बनाई थी, जिसमें आपको एज ए बेसिकली अंडरस्टैंडिंग उसका मैं डायरेक्ट लिंक भी शेयर कर लेता हूँ, आपको मिल पाएगी। आदरणीय अतिथिगण, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जैसे बहुत साल पहले तक भारत में बनने वाला खाद्य पदार्थ जो कि पूरी तरह प्राकृतिक था, उसका उपयोग होता था और वह किसानों द्वारा विकसित किया जाता था, परंतु अंग्रेजों ने उसे हटाकर उर्वरक बाजार में लाए, जिससे खेती की उपज तो बढ़ती है, साथ ही साथ एक समय बाद बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपकी राय में सभी भारतीय किसानों को कैसे प्रेरित करें कि वह पहले की तरह प्राकृतिक खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करें? थैंक यू खुशी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, एक समय हमारी स्थिति ये थी कि हमें बाहर से जो है अनाज या जो फूड है वो मंगाना पड़ता था, लेकिन आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं और इंडीड हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो वार और उसके लिए होता है, यानी कि जो हमारे रिजर्वायर हैं वो जो है वो एक स्टॉक रखते हैं कि कोई अकाल, बाढ़ या इस तरह की उसके लिए जो हमारा एक रिजर्वायर रहे। अब आपका प्रश्न था कि जो हमारी पुरानी पद्धति थी जिसमें हम कंपोस्टिंग की बात करते हैं, वो धीरे धीरे खत्म हुई और हम जो रासायनिक उर्वरक हैं या पेस्टिसाइड हैं उस पर बढ़े। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई है, क्योंकि जो ये पेस्टिसाइड हैं या जो कुछ फर्टिलाइजर हैं स्वास्थ्य जो कीड़े मकोड़े इस तरह से, और साइड मीन्स टू किल, ये हो सकता है कि उन्हें मारने के लिए हो, लेकिन इनका जो बायो एक्यूमुलेशन होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हमारे अंदर कैंसर और अन्य बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। इसी और दूसरा क्या है कि
जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अर्थ इज ए क्लोज सिस्टम, तो जब हमने स्प्रे किया तालाब का हिस्सा बना तो उस पारिस्थितिक तंत्र पर काफी गंभीर प्रभाव डालता है। तो इसलिए जहां जरूरी हो हमें किसान सेवा केंद्र के साथ मिलकर अपनी भूमि की जांच कराएं और उसमें किस तरह का उर्वरक और रसायन इस्तेमाल करें उसके बारे में समुचित जानकारी लें। तो इसमें एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि हम अपना काफी रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे जहां भी हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच है हम उनको अवेयर कर सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो इस तरह के जो उर्वरक या रसायन हैं जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए घातक हो सकते हैं उनका इस्तेमाल ना करें और जैविक खेती की तरफ बढ़े। और इसी प्रयास में आप देखेंगे कि जैसे क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग जलाना, उसको भी अगर हमने मिला देते हैं तो हो सकता है कि हमें शुरू में लगता है कि हमारी जो यील्ड है यानी कि प्रोडक्शन है वो कम होगा, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। धन्यवाद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम इतना कार्य कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, वाटर प्रदूषण के लिए कि कम हो और पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, क्या कोई इसका विजिबल इम्प्रूवमेंट, कुछ विजिबल हमें दिख रहा है इंडिया में? कुछ डाटा हमारे पास है कि हमारा एग्रीकल्चर में इतना बेनिफिट हो रहा है, हमारी इतनी हरियाली बढ़ रही है, तो मे बी इन 20 ईयर्स 30 ईयर्स हम एक्सेप्टेबल रेंज पर पहुंचेंगे? क्या कोई ऐसा डाटा अवेलेबल है या अभी भी हमारा मतलब मिनिस्ट्री स्टेज पे है? देखिए, अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक रिपोर्ट है जो भारतीय डाटा की भी बात करती है, उसका लिंक आपको अभी शेयर करता हूं। आप उसमें ये डाटा देख सकते हैं कि हमारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट किस तरह से प्रभावित हो रही है। और दूसरी चीज ये कि जैसे हम ये कहते हैं कि घरों में प्रदूषण को कम किया जाए, चीजों को अवॉइड किया जाए, लेकिन प्रदूषण कुछ ना कुछ तो वेस्टेज निकलेंगे ही। तो अब्रॉड में फॉरेन में इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? मतलब कोई नई तकनीक की हमें जरूरत है, क्योंकि हम रिक्वायरमेंट को तो नहीं हटा सकते। जैसे घरों में हम रिक्वायरमेंट, जैसे हमने कुछ प्लास्टिक की पन्नियां वगैरह हटाई हैं, वो ठीक है, लेकिन बहुत प्रदूषण तो हम नहीं हटा पाएंगे। देखिए, हमें ये समझना होगा कि हमारा और वेस्ट का जो है वो एक विभिन्न सबरूप है और हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हमें उन्हें कंटिन्यू करना होगा। हमारी जो संस्कृति थी उसमें शुरू से ही बहुत सारी चीजें हैं जिनके बचाव के लिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कंपोस्टिंग की, तो वो हमारी संस्कृति से ही निकली हुई चीजें हैं। लेकिन क्या होता है कि हम कई बार ये सोचते हैं कि जो बाहर से आया है वो ही बेस्ट है, तो हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं, तो ये एक समस्या है। तो हमें समझना होगा कि एक समय था हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ प्लास्टिक या इस तरह के कूड़े नहीं थे और हम अपना जो बचा कुचा था घरों का भी कूड़ा उसका बहुत ही उचित तरीके से निपटान करते थे। लेकिन अब हम लोग एक सब कुछ एक जगह डालकर और उसको जब समाधान की कोशिश करते हैं तो समस्या पैदा होती है। तो हमें इस तरह की अप्रोच हमारे सिस्टम में लानी होगी कि जो शुरू से जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ लेकर जाएं, ना कि हमें वेस्टर्न कल्चर की तरफ लेकर जाएं। इसमें हम लोग हमारे यहाँ तो वेस्ट कभी कॉन्सेप्ट में होता ही नहीं था। अगर आप देखें तो हम लोग पुस्तकें अपने बड़े भाई वगैरह से या पड़ोसी से लेते थे जो उस समय होता था, और बड़े भाई के मतलब कपड़ों का फिर भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल हमारे यहाँ होता था। लेकिन आज जब सभी को नई चीजें और नया चीज चाहिए तो ये सारे दोहन की जो है, प्रकृति दोहन की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। आज जब हम पानी की बात करते हैं तो हम कितना ध्यान रखते हैं जब हम हमारे ऊपर आता है वाटर कंजर्वेशन की, क्योंकि हमें उपलब्धता अधिक है, लेकिन इसकी समस्या को हम तब समझ सकते हैं जब हम उस इलाके में जाकर थोड़े दिन रहकर आए जहां पर पानी के लिए आपको 7 दिन तक वेट करना पड़ता है और वो भी सिर्फ 30 मिनट पानी आता है। हम लोगों ने अपने कैंपस में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया, और फिर मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि जब से कोरोना शुरू हुआ है तो ऑनलाइन शॉपिंग खूब बढ़ी है। तो हम जितना प्लास्टिक यूज करते थे सब्जी और ग्रोसरी आइटम्स को लेने में, पैक कराने में, अभी लग रहा है उससे ज्यादा हमारे पास बाहर से ही जो ऑनलाइन शॉपिंग का प्लास्टिक है वो आ रहा है।
और मुझे नहीं लगता है वो कोई बायोडिग्रेडेबल स्टफ है। वो मुझे लगता है वही है जो वास्तव में हमारे सामने समस्या रहा है, जिसको हमने बैन किया। तो अभी देखते हैं कि जो लाइफ स्टाइल हमने अडॉप्ट किया है, इस स्टाइल में एक जगह अगर रोको तो वो चीज दूसरी जगह जाके और फिर उसका दूसरे ढंग से इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किसी न किसी जगह स्लिप कर ही जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही मुद्दा उठाया है कि जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसमें 30 to 40% जो है वो प्लास्टिक जनरेट करती है, या आप कह सकते हैं कि पैकेजिंग जो इंडस्ट्री है तो उसमें काफी कम किया जा सकता है। और इस दिशा में सरकार के साथ साथ आई थिंक जब हमारी इंडिविजुअल जो आवाज है वो पहुंचेगी तो निश्चित रूप से कोई पॉलिसी या इससे संबंधित एक जो है अवेयरनेस पैदा हो। आपने ये जो 3-4 बातें बताई मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि एक तो एलिमिनेशन हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि जितनी चीजें हम अवॉइड कर सकें वो अवॉइड करें। और उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन की बात की, तो अब ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हुई है तो ऑब्वियसली उसकी पैकेजिंग तो करना ही पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन के को सेफ रखने के लिए, आइटम को सेफ रखने के लिए बड़ी सारी चीजें यूज होती हैं। उसमें जैसे बबल्स वाला वो प्लास्टिक यूज होता है, तो वो भी एक तरह से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और बहुत सारे पॉलीथीन यूज हो रहे हैं। तो अब इसका सब्स्टिट्यूट मुझे लगता है कि बहुत ही सीरियसली सोचना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जो एडॉप्टेबिलिटी है वास्तव में किसी सब्स्टिट्यूट की, उसको लोग इकोनॉमी से कनेक्ट करके देखते हैं। तो जो चीज सस्ती पड़ती है उसको अडॉप्ट करने का ज्यादा मोटिवेशन होता है। और हम देखते हैं जो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स पैकेजिंग के होते हैं वो थोड़ा सा उनका कॉस्ट ज्यादा होता है। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो मुझे लगता है ज्यादा चैलेंज हमारे सामने पोज कर रहा है और बाकी समस्याओं के अलावा। तो इसका कोई उपाय हो सकता है? जैसे एक उपाय तो सुनाई पड़ा था, जैसे ये पंजाब में जो पार्ली जलाते हैं, तो आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने उस पे कुछ काम किया था कि ये पार्ली से हम पैकेजिंग का जो आइटम्स है वो बना सकते हैं और वो पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल होगा। इसी तरह हमारे खेती से बहुत सारे ऐसे वेस्ट निकलते हैं जिसके फाइबर को हम यूज कर सकते हैं। अभी लास्ट जो मन की बात प्रधानमंत्री ने की थी उसमें केरला से जो केले के छिलके से फाइबर निकाल करके और उससे जूट बैग टाइप का बनाते हैं, उसी टाइप का साड़ियाँ तो बहुत पहले से वहाँ बनना शुरू हो गई थी, जो केले के पत्ते के उससे छिलके से जो निकलते हैं फाइबर उससे, और बड़ी अच्छी साड़ियाँ बनती हैं। बस ये है कि उनकी प्रोसेस करने और फिर फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने तक उसका कॉस्ट इतना होता है। जैसे मैं गया था तो जिस क्वालिटी की साड़ी हम लोग यहाँ 500-600 रुपए में ले लेते हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है 2-3 साल जो भी चलती है, केले के छिलके वाली जो साड़ी बनती है उसका कॉस्ट तो ऑब्वियसली 2000 के नीचे होता नहीं है नॉर्मली अगर देखें। और वो लार्जली उसमें मैन जो लेबर इन्वॉल्व होता है उसकी वजह से उसका कॉस्ट बढ़ता भी है। फिर उस पर काम करिए तो ये सब 2000 के बियॉन्ड ही चला जाता है। तो ये भी एक तरह से है कि जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, क्या हम इसको इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस दे दें कि अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने का भी खतरा मोल ले लें। मुझे लगता है ये तो एक बड़ा इरेशनल बिहेवियर है। अब इसको दूर करने का क्या एफर्ट होना चाहिए? एक तो जैसे आप कर रहे हो अवेयरनेस क्रिएट करना, दूसरा जो ये फूड इंडस्ट्री है इस पे जिस तरह की एडल्ट्रेशंस हैं या बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं, तो इनका भी अल्टरनेटिव होना ही चाहिए और वो भी इकोनॉमिकली वायबल क्वेश्चन को हरदम हमको एड्रेस करना ही पड़ेगा। मैंने देखा जो ये बाबा जय गुरुदेव थे ना, उनके बड़े सारे फॉलोवर्स वो जूट का कपड़ा भी पहनते थे, कुर्ता पजामा जूट के बनाए हुए, और उन्होंने एक मूवमेंट टाइप का चलाया था कि हमको ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी है जो
आसानी से नेचर में रिसाइकिल हो जाएं और उसके लिए कोई एडिशनल एफर्ट भी ना करना पड़े, उनकी रिसाइकेबिलिटी जो है वो नेचुरल हो। तो मेरे गांव में 2-4 उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया कि यूरिया, पोटास और ये जितने केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं इसको उन्होंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया। फिर मैंने उनके खेतों में देखा कि प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, और प्रोडक्शन कम हो गया, उसके अलावा जो उसमें लेबर कास्ट है वो इतनी घास होती है उसमें, उस घास को खत्म करने के लिए अभी तो लोग पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, गेहूं के खेत में डाल दिया, धान के खेत में डालते हैं, रेगुलर डाल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पंजाब का जो रोग है वो उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छी तरह फैल रहा है। तो उसको अभी बारिश में, जैसे बारिश में सब लोग धान के खेत में जो घास निकलती है ना, उसको निकालने के लिए चूंकि लेबर चाहिए, फिर उसका कॉस्ट बढ़ेगा, तो वो ले आते हैं, उसको छिड़काव कर देते हैं, फिर वो सारे सूख जाते हैं। लेकिन अब वो कहीं जाता तो है नहीं, वो तो मिट्टी को पोल्यूट करेगा ही, और फिर उसके साथ जो पोल्यूशन है वो उसके ग्रेन में भी आएगा, अनाज में भी आएगा, और उसकी वजह से हम बड़ी सारी दिक्कतें देख रहे हैं। तो इस पे मैं सोचता रहता था कि ये हम इकोनॉमिक वायबिलिटी तो एक पार्ट है, दूसरा ये देखते हैं कि जितने पॉपुलेशन है हमारी, इस पॉपुलेशन को जो शारीरिक श्रम करना चाहिए इसकी चोरी कुछ ज्यादा ही हो रही है। शारीरिक श्रम से लोग इतना ज्यादा मुंह छिपाते हैं, ऐसा लगता है ये कोई ऐसा काम है जो बहुत ही छोटे वाला काम है। तो इस पे महात्मा गांधी की बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि ये जो शारीरिक श्रम को हम नीचे दर्जे का मानते हैं, मानसिक श्रम को हम रिवार्ड करते हैं ज्यादा, मानसिक श्रम जहाँ है उसको ज्यादा रिवार्ड करते हैं। ये जो प्रवृत्ति है ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो मॉडर्न एजुकेशन से हुआ है। व्हाइट कॉलर जॉब का प्रेफरेंस जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी है कि हमने रिवार्ड या सैलरी जो है उन कामों के लिए ज्यादा रखा है, और एक लेबर पूरे दिन काम करता है तो उसको 300 रुपया भी जल्दी देने को लोग राजी नहीं होते। और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, इनको देखे कम से कम 1 लाख रुपया महीना इनको मिलता है, और इनकी प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें तो उस लेबर से भी कम लगती है जो 300 रुपये में अपना काम करता है। बहुत सारा है इस तरह से। इसी तरह बड़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे इस तरह के हमने काम शुरू किए, और लोग जॉब के लिए इतना दौड़ भाग करते हैं। तो कुछ एक तरह से प्रयास मुझे लगता है होना ही चाहिए जिसमें शरीर के श्रम को लोग थोड़ा सा महत्व दें। और अभी कोरोना ने तो बहुत अच्छा लेसन दिया कि अगर आप शारीरिक श्रम से बचते हैं तो आपके ऊपर खतरा है। कोरोना ने ऐसे लोगों को आसानी से मार गिराया जो एसी में रहा करते थे और हिलना डुलना कम पसंद करते थे, या उसका इस्तेमाल इस तरह से शरीर श्रम से बचते रहे। तो आप तो इस एरिया में काम कर रहे हैं, आप जब साइंटिफिकली इसको बच्चों को बताते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। मैं तो सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो मैं फिलॉसफी का टीचर हूँ, तो मैं जब कहता हूँ तो कहेंगे फिलॉसफी वाले तो ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। लेकिन जब आप जैसे जो साइंटिफिक स्टडीज में लगे हैं, डेटा और एक्सपेरिमेंट का जो इनपुट है उसके साथ बात करते हैं तो बिल्कुल उसका मुझे लगता है असर होता है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे लोग इसमें बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व हैं। अभी नीरज जी जो सवाल कर रहे थे, नीरज त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने जो प्रश्न किया था वो वास्तव में घर में जो पोल्यूशन है, घर में जो पोल्यूशन होता है वास्तव में वो बहुत ही एक डेंजरस लेवल का होता है। हम उसको अगर मेजर करें तो घर के अंदर का जो पोल्यूशन है, और इसके सोर्सेज बड़े सारे हैं। एक तो वॉल्स जितने हैं, जितने आइटम्स रखे हैं घर के अंदर, उस सब से कुछ ना कुछ गैसेस रिलीज होती रहती हैं। खाना हम बनाते हैं, जो कूड़ा करकट निकलता है वो भी एक दिन में 1-2 बार ही बाहर जाता है, अदरवाइज वहाँ चलता रहता है। तो इसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि घर के अंदर का पोल्यूशन लेवल
कम हो, क्योंकि ज्यादातर टाइम इस समय जैसे कोरोना में तो सारे लोग घर में ही। तो एक ये सवाल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा नीरज जी का, कि घर के अंदर का जो पोल्यूशन है उसको हम कैसे मिनिमाइज करें, और फिर जो वेस्ट डिस्पोजल है, वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट का जो सेग्रीगेशन है और किस तरह से डिस्पोजल हो, उसका भी कुछ आप इस तरह से सजेस्ट करें। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें, मैंने तो एक छोटा सा खेत बनाया हुआ है अपने अपार्टमेंट के नीचे। तो मेरे घर में जो भी इस तरह के सब्जी के छिलके या कागज जो भी ऐसा है जो आसानी से सड़ जाएगा, तो वो ले जाके मैं उसी खेत में गड्ढा खोद के और उसमें डाल देता हूँ। लेकिन जो ये ऑनलाइन मटेरियल आता है, प्लास्टिक आया या बाजार से और भी कोई चीज आती है जो तुरंत सड़ नहीं सकती है, तो उसको मैं डस्टबिन में फेंकता हूँ। और हमारे यहाँ का जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए वो अभी बहुत ही प्रॉपर वे में नहीं है, तो उसको तो करना है। इसके लिए आप अगर कुछ सजेस्ट करेंगे तो हमारे बच्चे जुड़े हैं, ये सब लोग अपने अपने, अभी इस समय ये सारे लोग अपने अपने घरों पे हैं, कैंपस में कोई नहीं है, तो ये ज्यादा एक बड़ा मैसेज जाएगा जो सब लोग इसको फॉलो कर सकेंगे। जी रविंद्र जी। थैंक यू अनिल जी। देखिए, सबसे पहली चीज आपने बताया कि आप जो आपका सूखा और गीला कचरा है अगर उसे अलग कर रहे हैं तो पहला प्रयास यही काफी है। और आपने अगर उससे कहीं भी एक गड्ढा खोद कर उसमें दबा दिया है, या आप एक गड्ढा खोदिए, से दबाइए और 2 गड्ढे बनाइए। एक आप 15 दिन के बाद ऐसा बनाइए कि 15 दिन एक चले और 15 दिन एक, और वो जो खाद बनेगी वो आप अपनी एक छोटी सी क्यारी, मेरी अपनी क्यारी आप बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास जमीन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी जगह ऐसी है सरकार की जो अनयूटिलाइज पड़ी है, और अगर आप उसको सुंदर बनाएंगे तो ना केवल इससे एक आपका आसपास के लिए भी योगदान होगा, क्योंकि चंडीगढ़ में ऐसे पार्क भी हैं जो जनता के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो आप अपने प्रयास से एक ऐसा शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। मेरे घर में मैं कई बार मुझे कहा जाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, गत्ता में अलग रखता हूँ, पेपर अलग रखता हूँ, लोहा अलग करता हूँ, प्लास्टिक अलग करता हूँ, और वो कहते हैं कि तुम ये सब क्या करते हो इतने बड़े प्रोफेसर होने के बाद। तो मैं वो जो विचार हैं जो लोग कहते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि कोई जो कहता है उसे कहने दो, तुम्हारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे पहुंचने। तो उस धारणा के साथ मैं अपना वेस्ट अलग करता हूँ, और उसके बाद उसको मैं जो हमारे वेस्ट रिसाइकलिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बेचकर एक छोटी सी अपनी किट्टी भी कर लेते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं इससे डरना है, और अपने छोटे छोटे प्रयास शुरू करने हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा, तो हम कहते हैं हम करेंगे, और ये हम कोई नहीं करता है। अगर आप अपने प्रयास करें और एक आपके द्वारा अपने 1-2 लोग को मोटिवेट कर सके तो वो काफी होगा। और मैंने जैसा आपको बताया कि मेरे घर में ही मेरा विरोध है कि आप क्यों ये सब अलग अलग करके रखते हो, तो वो जारी रहेगा। लेकिन मैं अपने प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि सबकी मैंने उम्मीद है कि एक दिन मैं चेंज कर पाऊंगा, और लोग समझेंगे कि मैं वेस्ट क्यों सेग्रीगेट करता। तो किसी भी शहर का 30% प्रदूषण कम करने में इस घर से निकलने वाला कूड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये हमें समझना। लंदन यानी कि इंग्लैंड जैसे शहर में तो आज की डेट में लैंडफिल भी नहीं है। और जो लैंडफिल है वो कहाँ पर है, जैसे आपने बताया कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो हम सोशल इक्विटी और जस्टिस की बात करते हैं, तो वो कंप्रोमाइज होती है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे घर के पास एक कूड़ेदान भी ना हो, लेकिन एक बहुत दूर, थोड़ा बहुत दूर हम एक जो कम्युनिटी जिसका ज्यादा से नहीं है, शहर के पास एक गांव है या कुछ है, अब वहां पर एक बड़ी सी लैंडफिल बना देना चाहते हैं। तो वो राइट जो है हमारे संविधान ने सभी को दिए हैं, और हमें इस तरह से कोशिश करनी है कि जो वेस्ट है वो ना निकले। तो इसको लेकर हमारी एक पुस्तिका है, जल्दी आने वाली है, जैसा मैंने आपको बताया। और जो आपने पूछा कि हम घरों में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, तो जो मैंने आपको केयर फॉर क्लीन एयर वाला लिंक शेयर किया है, उसके अंदर लिविंग विद कोविड-19 में आपको मिलेगा। इसके अलावा हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने बुक लॉन्च की थी,
उसमें हम घरों में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं या कोविड-19 के खतरे को भी कैसे कम कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप से बताया गया। सोर्स का सबको इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे मैं लगता है आप जैसे आपने बताया जी घर में जो आपका विरोध हो रहा है, घर में हर सदस्य को चाहिए कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो उसके लिए जो पैकेट या जो भी बना रहे हैं उसमें डाले, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए एक अलग रहे, प्लास्टिक वाला एक अलग बोरा। इस तरह से मैंने भी कोशिश किया हुआ है घर में कि जो आइटम निकलते हैं इनको, ये ऐसी चीजें हैं जो डेली फेंकने वाली नहीं है, जिसको आप बोरे में या कोई बड़ा सा आपकी स्पेस में। छोटा सा प्रयास आपको ध्यान रखना है कि आपकी बैटरी है, निकिल है, उसके अंदर कैडमियम है, आयरन है, आप उनको अलग रखिए एक छोटे से बक्से में। और वेस्ट वाला जब आता है तो उसके पास एक हजार्डस काले रंग का डब्बा है, वो उसके लिए अलग से लेके जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली वो निकल कैडमियम जब आप लैंडफिल पे जाएगा वहां पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द प्रेशर, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर की वजह से वो ब्रेक डाउन होगा, और वो अगर लीक पानी जब बरसात होगी तो नीचे जाएगा और आग लगेगी तो ऊपर जाएगा, और अल्टीमेटली वो घूम फिर कर आएगा। आपने ग्रास ऑफर इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह से जो हम सोच रहे थे कि हमारे जो पोल्स हैं, चाहे नॉर्थ है या साउथ पोल है या अंटार्कटिका है, वहां पर प्रदूषण नहीं होगा, तो हम वो हैं जिन्होंने वहां तक भी प्रदूषण पहुंचा दिया। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो ओजोन होल जो है वो अंटार्कटिका में होता है, और आप उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे देख रहे हैं कि किस तरह से फैला था। और जब एक हम लोगों ने सामूहिक प्रयास किए तो आज हम उसको धीरे धीरे कम कर पा रहे हैं। तो CFCs जब आए थे तो वो मैजिक कंपाउंड के रूप में प्रस्तुत किए गए। तो प्लास्टिक जो है वो भी एक मैजिक कंपाउंड ही है, लेकिन उसका ये सोचना है कि हम कैसे यूज कर पाए। तो इसके साथ अगर कोई और हर्षित, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हर्षित? यस सर। सर आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, साफ है एकदम, बताओ। अतिथिगण सुप्रभात सर। मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि जैसे अभी हमारी प्रकृति में समृद्धि होना जरूरी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे समाज और हमारी फैमिली में जरूरी होना चाहिए, पर उससे भी आवश्यक हमें खुद के अंदर ये समृद्धि होनी चाहिए कि हमें प्रकृति के लिए कुछ करना है। पर आजकल जो मनुष्य है वो इन चीजों के मायने भूल चुका है, और वो लगभग बहुत ही दूर जा चुका है, क्योंकि उसको खुद की पड़ी रहती है। अगर वो खुद में ही इतना ही लीन हो जाए तो प्रकृति के बारे में क्या सोचेगा। और दूसरा क्वेश्चन सर मेरे आपसे ये है कि आपने जो एलिमिनेशन की बात की है कि जब हम जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अगर हम एलिमिनेट कर दें तो ज्यादा बेटर है, पर उससे ये होगा कि जो जॉब्स हैं, जो बंदे वहां पे वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी ये थोड़ा हार्मफुल होगा। पर हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए ताकि जो वर्क कर रहे हैं उनको भी नुकसान ना हो और जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है वो भी कम हो जाए। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ ले जब तक सर फ्री होते हैं। नीरज सर, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन है। चेतन? यस सर। अच्छा भाई, नीरज जी अपना वो सेटिंग ठीक कर लीजिए, तब तक ये चेतन पूछ लेता है, इसके बाद फिर करते हैं। चेतन? सर जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है सर, उस तरीके से वैसे लोगों को मतलब जगह ढूंढ रहे हैं घर बनाने के लिए या फिर कुछ काम करने के लिए, कारखाने खोलने के लिए सर। तो उस सब में बनाने के लिए पेड़ वगैरह ज्यादा मात्रा में काटने पड़ रहे हैं सर। उसकी वजह से जो है सर, मतलब उसका समाधान क्या है सर? कुछ ऐसे मतलब किस तरीके से हम रोक सकते हैं ये सब? अच्छा प्रश्न है। हाँ नीरज सर। मेरा क्वेश्चन ये, जैसे आपने फिजिकल एक्टिविटी और कोविड के बारे में बोला, क्या कोई डाटा अवेलेबल है जो इस चीज की तरफ बता रहा है, या ये हमारा केवल परसेप्शन ही है? और दूसरा क्वेश्चन ये है, मतलब मेरा, कि जो ये प्रदूषण का लिंक हमने कोविड से किया है, क्या कोई इसमें डाटा वगैरह हमारे पास अवेलेबल है कि प्रदूषण से कोविड बढ़ रहा है? क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन लग रही है। फिजिकल एक्टिविटी समझ में मुझे आ रही है कि भाई उससे आपकी बूस्ट बढ़ जाता है, आप एक्टिव रहते हैं, और वो तो समझ में मुझे आ रही है बात। उसको तो आप डिनाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका अनुभव उसको प्रमाणित कर देता है। हाँ, वो हमारा अनुभव बता देता है।
क्या कोई डाटा वगैरह अवेलेबल है इसका? डेटा की भी उसकी जरूरत नहीं है कि शारीरिक श्रम आपको स्वस्थ रखेगा, इस पे डेटा की भी जरूरत नहीं है। ये तो आपका अनुभव ही है, अकेले का अनुभव इसके लिए काफी है। त्रिपाठी जी, और इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए पूरे तरह से क्या होता है कि जो वायरस और बैक्टीरिया है उनकी उत्पत्ति जो है ह्यूमन से भी बहुत पहले हुई। तो ये अपने इकोसिस्टम में रहते थे। तो जब आज हम बात करते हैं कि ये कैसे ह्यूमन में आया, तो हम कहते हैं कि ये बैट से फिर इस एनिमल में आया और फिर इसमें आया। क्यों आया? क्योंकि हमने उनको एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में कर दिया। जब आप शहर की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि शेर जो है वो जंगल से शहर में आ गया। हम उल्टा कहना भूल जाते हैं कि जो शहर है वो जहां थे वहां से जंगल की तरफ चले गए। तो गलती जो है हम जानवर की ज्यादा ठहराना चाहते हैं और अपनी कम। देखिए, आप जो उनके नेचुरल हैबिटेट और इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, तो वो कहाँ आएंगे? वो हमारी तरफ ही आएंगे ना। और इसके लिए साइंटिफिक एविडेंस भी है। इसीलिए आज जिसको हम वासुदेव कुटुंब के यानी कि वन हेल्थ की बात करते थे, यानी कि ये जो जूनेटिक डिजीज हैं जो मतलब जानवरों से मनुष्य में आ रही हैं, वो बढ़ रही है धीरे धीरे। और इसका मुख्य कारण यही है कि ये जो वाइल्ड लाइफ में अपना हैबिटेट बनाते थे और वहीं पर रहते थे, क्योंकि हम उनके वो जो होस्ट थे वो खत्म हो गए, या वो आप कह सकते हैं कि खत्म होने की कगार पर पहुंचे। तो उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए एक नया होस्ट ढूंढना है, और वो फिर ह्यूमन है, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाने वाला जानवर है। तो वो उसको अपना शिकार बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि हर प्रकृति ने सभी को सभी के राइट दिए थे, और सभी उसमें हमने अतिक्रमण किया है, ना कि वो हमारी तरफ अतिक्रमण कर रहे हैं। हर क्षण जो कितनी स्पीसीज, कितने जो है जीव जंतु वो खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके जो नेचुरल हैबिटेट है, इकोसिस्टम है, उसमें एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि कितना जंगल जो है वो मुख्य रूप से काटा जा रहा है, चाहे वो अमेजोन का जंगल हो या हिंदुस्तान में भी जो जंगल हैं वो काटे जा रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जितने भी जंगल अब बचे हैं उन्हें बचाएं। क्योंकि आज कोविड को तो मैं ये मानता हूं कि कोरोना मतलब ये एक संदेश था, जैसे किसी समय गीता में जो है भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। तो आज भी यही संदेश आया है कि प्रकृति रक्षण करो ना। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका दोहन निश्चित है, आपका विनाश निश्चित है। और जो वायरस 1 ग्राम से भी कम टोटल वेट में होगा वो इस तरह से ही महामारी फैला देगा। तो श्रेष्ठता ये है कि हम सबके संरक्षण, सबका साथ, सबका विकास जो है उसके साथ आगे बढ़े, और उसमें जो है जीव जंतु सभी आते, चाहे वो एबायोटिक सिस्टम हो या बायोटिक सिस्टम। इस पे एक दो बच्चों ने प्रश्न किया है कि एक तो ये है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर हम पिछले 100 सालों का इतिहास देखें तो मनुष्य की जनसंख्या जितना बढ़ी है उतना किसी जीव की जनसंख्या नहीं बढ़ी है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए स्पेस चाहिए, खाना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए। तो उसके लिए ये डिफॉरेस्टेशन जैसा तो लगता है कि अनअवॉइडेबल है। ये एक सवाल ये था। दूसरा ये था कि जितने एलिमेंट्स हैजार्डस हैं जो हमारे पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, वो जहाँ भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो अगर उनको हम रोकते हैं तो उनका जॉब चला जाएगा। एक ये सवाल आया था। और तीसरा सवाल जो है वो ये है कि हमारे अंदर ये संतुष्टि नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये हमारी जो एस्पिरेशन है कि हम अपने को सिक्योर करें, ये वाली फीलिंग बहुत सारे पोल्यूशंस और इस सब के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो इसका क्या कोई ऐसा अल्टरनेटिव है कि हम इस एस्पिरेशन को भी सेटिस्फाई करें और पोल्यूशन भी ना हो? ये 3 सवाल बच्चों के आए। सर एक एक करके सवाल लेंगे, तो मैं पहले सवाल को आप एक बार अगर रिपीट कर दें।
पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए खाना चाहिए, जगह चाहिए रहने के लिए, कपड़ा चाहिए और जॉब भी चाहिए। बिल्कुल, देखिए क्या है कि पॉपुलेशन मतलब एमिशन। Basically, you will utilize and put extreme pressure on the resources, existing resources, either land, air, water, soil, and these are the precious things. So definitely they will create pollution, और इसीलिए आज की डेट में एक जो डिस्कशन है वो यही है कि किस तरह से हम जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको कम करें। दूसरा, हमें फोकस ये करना है जिसमें गवर्नमेंट का मेजर रोल भी आ जाता है कि जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेन डेवलपमेंट हो, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो कि अगर हमारे हाउसिंग ये बढ़ेंगे तो जहां पर भी बने वो सीवरेज से लेके बाकी सारे सिस्टम उसमें प्रॉपर हो। दूसरा क्या है कि जो रूरल एरिया है उनके भी डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो जो ये मेगा सिटीज दिल्ली जैसे बन रहे हैं वो एक एमिशन का सोर्स बन जाते हैं। मतलब दिल्ली का अपने आप में एक इंडस्ट्री है, वहां पर इतने व्हीकल है, एक 25 बाई 25 किलोमीटर की ग्रिड है और उसमें हाउसिंग भी है, एनर्जी कंजप्शन भी हाई है, हाई राइज है, तो वो प्रदूषण का कारण बनेंगे ही बनेंगे। तो हमें ये सोचना है कि जो हमारी सरकार जो है मतलब वो एक कुछ ही क्षेत्रों में जो है डेवलपमेंट के बारे में सोचती है तो वो सस्टेन्ड हो, मतलब प्रॉपर प्लानिंग हो, ये नहीं कि जिसका जो बनाया वो बना ले। आज गाँव में जो है मैं देख रहा हूँ कि लोग घर तो बनाए जा रहे हैं लेकिन पार्किंग जो है वहां गाड़ी एक ही गली में से एक ही निकलने की है। तो हमें सिर्फ ये जो डेवलपमेंट पॉलिसी है वो शहरी नहीं गांव में भी करनी होगी, क्योंकि कल को जब वो जाम लगेगा तो प्रदूषण होगा ही होगा। जो आज हम स्थिति दिल्ली की देख रहे हैं, या चंडीगढ़ जो है वो 1 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, आज हम 11 लाख से ज्यादा हो गए हैं ऑफिशियली, तो वैसे 13 लाख हैं। फिर भी ये सस्टेनेबल है और वो गलियां सड़कें चौड़ी थी, आज भी मतलब स्थिति अभी रहने लायक है, लेकिन कब तक? तो गाड़ियां ज्यादा खड़ी हैं और लोग मतलब पैदल जो रूट है वो नहीं है जी। तो हमें सोचना पड़ेगा उसको कैसे करते हैं। बिल्कुल, और चंडीगढ़ जिस जगह पे बनाया गया था वो पूरा मुझे लगता है फार्मिंग लैंड था। सर मेरा सवाल ये है कि सिर्फ चंडीगढ़ एक ही क्यों बना? जितने भी आसपास अगर स्थिति क्या हुई कि चंडीगढ़ तो ठीक है, लेकिन जब जीरकपुर की तरफ आप निकलते हो तो आपको फिर वही हालत मिलती है जो बाकी शहरों में देखने। तो वो जो डेवलपमेंट, वो जो प्लानिंग है, जो पुराने छोटे मतलब वो हमें इफेक्टिवली एनफोर्स करने की जरूरत थी, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, मैं आज भी कहता हूं कि हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है बेसिकली अगर पोल्यूशन है तो बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि हम जब एक शपथ लेते हैं किसी भी कार्य के करने के लिए वो हम भूल जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो सामान्य कार्यकर्ता हो, और उसी वजह से ये प्रदूषण जो है बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर का प्रदूषण भी कम करना है ताकि हम बाहर के प्रदूषण को कम कर सकें। दूसरा सवाल जो ये था कि ऐसी जगह जो लोग जॉब कर रहे हैं जो वास्तव में एनवायरनमेंट के लिए टैक्सिंग है, अगर वो सारे काम बंद हो जाते हैं तो इनके जॉब का क्या होगा? ये सब कहाँ जाएंगे? वो इंडस्ट्री की जो मशीनें हैं और ये सब इतने रिसोर्सेस लगे हैं, ये एक चिंता एक बच्चे ने दी। हमारे यहाँ हम तंबाकू की बात करते हैं, हम अगर देखें तो धीरे धीरे हम कह रहे हैं कि तंबाकू प्रोडक्शन कम हो, एकदम से सरकार बैन नहीं कर रही है। और दूसरा क्या है कि सरकार ये चाहती है कि आपको पता हो, आज की डेट में भी जो सुखना लेक है उस पर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की मंडी लगती है, वहां पर जिनको चाहिए वो प्रोडक्ट वो 5-10 रुपए ज्यादा देकर भी लेते हैं। तो जो देयर इज ए स्कोप, देयर इज ए अल्टरनेटिव जॉब आल्सो। और ये कह देना कि सिर्फ गरीबी या जॉब की वजह से हमें ये प्रदूषण करना पड़ेगा, ये हमारी इनएफिशिएंसी और इनएक्टिवनेस को दिखाता है। क्योंकि हम जब इसको सस्टेनेबल अप्रोच में लेके चलेंगे तो ना केवल हम और जॉब क्रिएट करेंगे बल्कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा पर्यावरण भी दे पाए। और शायद यही सवाल जो है यहाँ भी लागू हो सकता है कि हमारी जो एस्पिरेशंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने पोजीशन में लेने की, तो अगर अपने मेंटल प्यूरिफिकेशन को करते हैं तो हम एस्पिरेशंस को फिक्स कर पाएंगे कि हमको इतना चाहिए, और जब उतना हमारा इंश्योर हो जाता है तो ज़्यादा दोहन करना नहीं चाहेंगे।
देखिए, संतोषी परम सुखी, मतलब कि हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा जो सुख है या धन है वो संतोष है। ठीक है, आज की डेट में अंबानी भी खुश नहीं होगा और उसे शायद और पैसे की जरूरत होगी, लेकिन देयर आर पीपल हु आर मोर हैप्पी देन द अंबानीज। ठीक है, हमारे गांव में मैंने काफी लोगों से मिला और जिस तरह का आनंद और जिस तरह की मतलब सेवा भाव मैंने उनके अंदर देखा, वो मुझे अभी भी शायद शहरों में देखने को नहीं मिला। हम लोग, जो मुझे समझ में आता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग सिर्फ एक डब्बे में घरों में आकर बंद होकर रह गए हैं, लेकिन जब हम गांव में थे या अपने शहर में थे तो हम आसपास के लोगों को जानते थे, सीढ़ी किसी से मांग के लाते थे और जरूरत जिसकी होती थी उसके यहाँ से ले आते थे। आज ये है कि हर चीज मेरे पास होनी चाहिए। रीजन बीइंग, क्योंकि हम पड़ोसी से बात करके राजी नहीं है, तो अगर हम ये सब करेंगे तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। पहले एक मिलजुल कर का व्यवहार था, हालांकि कोविड ने तो वो भी कम कर दिया है अभी, लेकिन हमें जब कोविड के बाद सामान्य स्थिति होगी तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी आपसे बात करते हुए मुझे लगा कि क्यों ना हम इन चीजों को वापस लाएं। एक कम्युनिटी जो है वो अपने पास ऐसा करे कि जो इस तरह की चीजें रखे जहां से आप लोन पे ले आए और फिर वापस दे दे, तो वो एक फिर से भी अप्रोच शुरू हो सकती है। क्योंकि कई बार हमारे पास घर में जगह नहीं होती इसे रखने की, तो एक कम्युनिटी जो है वो प्रोजेक्ट इस तरह का शुरू किया जा सकता है। और इसमें मुझे लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी यहीं रोकना ठीक रहेगा। जी, मैं आपका आभारी हूँ और खासतौर पे विद्यार्थियों का जिन्होंने ज्वाइन किया, और उम्मीद करते हैं ये चर्चा जो है सिर्फ एक चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इसको भी मैं इसी भाव में दूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये पर्यावरण संरक्षण की जो आग है वो चलनी चाहिए, और इसी को लेकर हमने एक सिटीजन एनवायरमेंटल एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने फंड करने के लिए अभी एग्री किया है। तो CEEP यानी कि सीप यानी कि एक मोती, जो सीप होता है उसके अंदर पर्यावरण संरक्षण का एक मोती होगा, और मैं आप सभी को चाहूंगा कि आप हमारे इस प्रयास के साथ जुड़े। तो जल्दी ही आप सीप का एक ट्विटर हैंडलर भी देखेंगे, सीप सिटीजन के नाम से, और हमारी जो केयर फॉर क्लीन एयर वेबसाइट है इस पर आप प्रतीक्षा कीजिए। अभी 30 तारीख को हेल्थ मिनिस्टर हमारे 3 डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे, जिसमें हेल्थ सेक्टर प्रिपेयर्डनेस, रोल ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल इन एयर पोल्यूशन रिडक्शन, और तीसरा हेल्थ एडेप्टेशन प्लान। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पिछले 5 सालों की मेहनत के प्रयास के बाद बनाए, और अब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह से मिनिस्ट्री जो है एनवायरमेंट वाली हमारा एक और डॉक्यूमेंट रिलीज करने वाली है। तो ये प्रयास हमारे जारी रहेंगे। तो मैं आभारी हूँ आप सभी का, और मौका देने के लिए आपके साथियों के साथ कुछ बात करने। हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी, और जितने आप प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में हमारे बच्चे भी शामिल हों, इसी सदिच्छा के साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप जो भी इस तरह के प्रयास हों उसमें जहां तक भी संभव हो हमसे आप जुड़े रहिए, हमको सूचित करते रहिए, और हम लोग भी आपको एक्सेस करते रहेंगे, और आपका गाइडेंस और आपसे चर्चा चलती रहेगी। इसी सदिच्छा के साथ ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। खुशी, कोई और बात है? जी सर। धन्यवाद। बताओ क्या कहना चाह रहे हो? सर वोट ऑफ थैंक्स करना है। वोट ऑफ थैंक्स दे दो भाई फॉर्मली सर को, तो हम लोग बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप दे दो वोट ऑफ थैंक्स बच्चों की तरफ से। जी सर। अंत में हम आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंदर खैवाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वह आए और उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी ने अपना सहयोग दिया। अंत में मैं कार्यक्रम को अंत करना चाहूंगी कुछ पंक्तियों के साथ। रुक जाओ अभी भी समय है, अगर आज नहीं रुके कल बर्बाद कर देंगे हम, जाने अनजाने प्रकृति से खिलवाड़ कर देंगे हम।
धन्यवाद। थैंक यू खुशी। और मैंने एक लास्ट लिंक शेयर किया है जिसमें एक कैलेंडर बनाया है हमने, सीप वाला कैलेंडर, और इसके अंदर आप देखोगे कि जितने भी पर्यावरण दिवस हैं वो हाईलाइट किए हैं। तो ये सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको अपनी तरफ से शेयर किया है, आप अपने जहां भी है सर्कुलेट कर सकते हैं। और इस चैट बॉक्स में जितने लिंक हैं सारे बच्चे इसको कॉपी कर लो और इसको विजिट करो और देखो, और इसके बारे में जो भी है वो सीखो और इसमें अपना योगदान करो। आप सारे लोग इंजीनियर हो और इंजीनियरों ने ही इस पर्यावरण का जो कुछ भला बुरा किया है, तो बुरा अगर हो गया है तो भला भी आप ही लोगों से होगा। तो आप लोग इसमें एकदम जागरूक ढंग से लगे रहो। तो सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा कार्यक्रम बच्चों ने ऑर्गेनाइज दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। शिवम है, खुशी है, रितंबरा है, जिन लोगों ने प्रश्न पूछे मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। और जितने प्रतिभागी हैं, जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सबका बहुत बहुत आभार। प्रवीण जी आपका बहुत बहुत आभार। फिर हम लोग टच में रहेंगे, मिलते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।